जिस तरह से और जजेस को भर्ती करने की कोशिश हो रही है, ये बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए हमारा अगला जो स्टेप होगा वो होगा 10 तारीख को। हमने इस्लामाबाद में इकट्ठे होना है। जिस दिन इन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाई है कोई 8 या 5 जज भर्ती करने के लिए, भाई सुप्रीम कोर्ट को इस तरह हम भरने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस लेकर आ रहे हैं जो कि इंसाफ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए आ रहे हैं, वो ताकि पीटीआई के लोगों को जो जेलों में बैठे हुए हैं उनको भी इंसाफ ना मिल सके। खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और आज का जो खत है ये बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो है ये एक उन प्रॉब्लम्स की निशानदेही है जो कि वहाँ पे की जा रही है, जो इमरान खान साहब की नज़र में ये जो 6 नुकाती आज खत आया है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनको निशानदेही कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इशू जो है वो गंभीर होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने पिछले 3 दिनों में 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात कर दिया है और आज उन जजेस ने अपने चैम्बर्स भी संभाल लिए और आज उन्होंने पहला दिन भी गुजारा। लेकिन इसके साथ ही कुछ वकला ने, बल्कि वकला की कुछ बॉडीज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाइकाट कर दिया और साथ ये ऐलान कर दिया कि जब तक ये गवर्नमेंट फैसला वापस नहीं लेती उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अब ये जो क्राइसिस है आने वाले दिनों में इसको समेटा जा सकेगा या फिर ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, अब दूसरा क्राइसिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। क्या ये क्राइसिस वाकई है और गवर्नमेंट ने इसमें ज्यादती की है और कोई खिलाफे आइन और खिलाफे कानून कोई हरकत की है, या फिर कुछ लोग हैं जो इसको खिलाफे कानून और खिलाफे आइन हरकत साबित करना चाहते हैं? ये इशू है क्या और आने वाले दिनों में इसके पॉलिटिकल असरात क्या होंगे, ये आज का इशू होगा हमारे प्रोग्राम का। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को खत भी लिख दिया है। अब जिस आर्मी चीफ को आप तस्लीम ही नहीं करते उसको खत लिखने की क्या जरूरत है, यह भी एक इशू है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब एक तवील अर्से से बाद दोबारा पॉलिटिकली एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं कि मियां साहब इस बार एक्टिव हुए हैं या फिर यह भी एक सिर्फ मीटिंग है और उसके बाद दोबारा मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, यह भी आज के शो में डिस्कस होगा। और हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में तशरीफ रखते हैं हाफिज एहसान अहमद साहब, सीनियर वकील है, माहिर कानून है। इनके साथ रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मियां राउफ अता साहब, सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ होंगे। मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा आज आपने गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसको आपने दुरुस्त डिक्लेयर कर दिया है और आपकी बार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि गवर्नमेंट का यह पूरा इख्तियार था और इससे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज्यादा बेहतर हो गई है और उसके अंदर एक पैरिटी क्रिएट हो गई है, जबकि दूसरे फरीकैन जो इस मामले को तस्लीम नहीं कर रहे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोग हड़ताली है इस वक्त वो गलत उनका फैसला है और गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हुकूमत के किसी फैसले का उसका हमायत नहीं किया, मैंने आइन की हमायत की है। मैंने आइन के मुतल्लिक कहा है कि दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 200 या उसका आर्टिकल 200 इस बात की अख्तियार देता है सदर पाकिस्तान को कि वो किसी भी हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी भी जज को बावजूद उसकी रजामंदी से ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका तबादला कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत और जो रेलिवेंट कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से मुशावरत करना ज़रूरी है। और ये सारा जो तबादला हुआ है डोगर साहब का और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का, ये आइन और दस्तूर के ताबे होके हुआ है। और ये सारा जो प्रोसीजर मुकम्मल हुआ है इसमें कोई मावरा आइन कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जिससे हम ये कहा जाए कि ये वाकई कहा जाए कि वाकई खिलाफ आइन बात हुई है। तो ये मेरा ख्याल जो हड़ताल वगैरह हो रही है ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार या उस जो रिलेटेड वहाँ बॉडीज हैं वो कर रही हैं। बाकी पाकिस्तान के जो वकला हैं
खासकर बलूचिस्तान से नुमाइंदगी दी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार इस बात की तायद कर रही है। सिंध से नुमाइंदगी दी गई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है। पंजाब बार कौंसिल इस बात की हमायत कर रही है। केपी की कौंसिल इसकी तायद कर रही है। और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रीमियम बार है, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस बात की तायद करती है कि चूंकि रियासत पाकिस्तान का ये एक वफाकी जमहूरिया है और ये वफाकी इकाई है, इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना ज़रूरी है, ताकि ये हमें भी महसूस हो कि ये चारों सूबे हैं जो वफाक की एक अलामत है, दारुल खिलाफा है, उसमें हमारी नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद है। तो इसमें कोई ऐसा मावरा आइन इकदाम नहीं उठाया गया। तो मेरा ख्याल जो हड़ताल कर रहे हैं उनका अपना हक है, वो शायद अपने हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा जो दूसरे सूबों से जजेज आए हैं उनको बर्दाश्त कर लें। ठीक हो गए। अच्छा रियासत साहब ये फरमाइएगा सर, अब तो चीज क्लियर हो गई है, जाहिर है मियां राउत साहब ने भी आपको फरमा दिया है, और साथ साथ आर्टिकल 200 है, जब आर्टिकल है आइन के अंदर ये प्रोविजन है, प्रेसिडेंट का ये इख्तियार है, और कंसल्ट उन्होंने कर लिया 5 चीफ जस्टिस राज से और उसके बाद ट्रांसफर हो गया, तो एतराज क्या है फिर आपको? देखें, जो आर्टिकल 200 है वो है आर्जी, आप किसी जज की अगर किसी साइड पे किसी फील्ड में स्पेशलिटी है या रेफरी जज के तौर पर आप आर्जी तौर पर लेके जाते हैं, तो ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इससे पहले जो मिसालें दी जाती है ना, जस्टिस बिलाल की और उससे पहले सरदार असलम साहब की और इकबाल हमीदुर रहमान साहब की, तो पहले जो 2 जज साहबान हैं वो पीसीओ कोर्ट में आए थे, जनरल मुशर्रफ के ऑर्डर से आए थे, और इकबाल हमीदुर रहमान साहब इसलिए आए थे कि चूंकि बाय विर्चू ऑफ 31 जुलाई की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की थी, जिसके तहत अबालिश हो गई थी जो पीसीओ कोर्ट थी, तो नए जजेस लगाने के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि चीफ जस्टिस नाम फ्लोट करते हैं या रिकमेंड करते हैं, तो उस फॉर्मेलिटी को पूरा करें। लेकिन उस सिचुएशन को इस सिचुएशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज ये है कि अगर आपने 26वीं तरमीम कर दी है, हम तो उसको चैलेंज किया, आप अगर 26वीं तरमीम को दुरुस्त मानते हैं तो उसके आर्टिकल 175A को भी आपको दुरुस्त मानना चाहिए। उसके अंदर है कि 3 सीनियर जो जजेज उनमें से आपने चीफ जस्टिस लगाना है। चीफ जस्टिस तो भी लगाए नहीं। एक सेकंड, क्या इमरजेंसी थी चौधरी साहब कि आप बाहर से जजेज लेके आ गए? क्या लाहौर में 2 लाख केसेस पेंडिंग है? 2 लाख, तो ये इंसाफ लाहौर में देना, वहां 2 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए, यहाँ पे तो 16,000 केसेस हैं। और यहाँ पे अभी चीफ जस्टिस ने आज खुद कह दिया है कि जो सीनियरिटी की चीज है ना, ये हम जुडिशल कमीशन में देखेंगे। तो आज ही आपने रोस्टर जारी करके मोहसिन अख्तर कियानी को 1 स्टेप डाउन कर दिया है। तो ये सारा मैलिस पे मबनी है ना। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन की शफाफियत, और जैसे मेरे सदर फरमा रहे थे सुप्रीम कोर्ट कि जी वहां फलां हाई कोर्ट ने कहा है, और ये लाहौर हाई कोर्ट बर्रे सगीर की सबसे बड़ी बार है, 50,000 वकला है। वहां के हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्ट्राइक भी की है और हमारे साथ इज़हार यकजहती भी की। बलोचिस्तान बार काउंसिल के राय बुलेदी साहब आज हमारे ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने हड़ताल की हमायत की है। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने हड़ताल की है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने हड़ताल की है, और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने की। सवाल ये नहीं है कि हम क्यों डिवाइड है, रीजन ये हमारे यहाँ 2 धड़े, ये जहां जहां जो धड़ा जीता हुआ है ये उस धड़े की बात हो रही है, यहां आइन और कानून की कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये बड़ी आपको क्लियर बात कर रहा हूं। और ये वकला जब तक हम इन धड़े बंदियों से आगे नहीं निकलते, रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बात नहीं करते, तो ये इसी तरह लगेगा कि लोग कहेंगे कि वकला आपस में डिवाइड है। हमें मेरा और मेरे सदर का धड़ा एक है, लेकिन हमारा एक इख्तलाफ राय है। हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखें जजेस साहबान को, आप जो इस वक्त 3 जजेस सीनियर हैं उनको आपने उनमें से करना था। मुझे बता दे, डेफिशिएंसी बता देना कि वो क्यों नहीं। देखिए 26वीं तरमीम में मंसूर अली शाह को रोका गया, और अब भी 200 आर्टिकल के तहत मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रोका जा रहा है। हम ये मैलेस, और मैं आपको एडवांस में कह रहा हूं, क्या ये डोगर साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा? ये स्टेटमेंट दे दें, हम स्ट्राइक भी वापस ले लेंगे, हम हर बात अपने सदर की मानेंगे, जो ये सदर सुप्रीम कोर्ट कहेंगे मैं उनको सब चीजों को सेकंड। क्या प्रॉब्लम है? देखो हमें क्या 15 नंबर से उनको उठा के लाएं जो बलोचिस्तान से मेरे मौसूल। देखिए रिप्रेजेंटेशन, मेरे सदर ने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन 4 सूबों की, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, अब आप फिर लाना चाह रहे हैं। ये तजर्बे आप किसी और हाईकोर्ट में क्यों नहीं करते? आप सब ये फरमाइएगा सर, वो कह रहे हैं कि मेलाफाइड है और बैड इंटेंशन है,
और जस्टिस टोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए यहाँ लाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब आपका शुक्रिया। 3 चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर चौथी पे आते हैं। पहली चीज़ ये है कि क्या आर्टिकल 200 जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर को, इस्लामाबाद को, बलूचिस्तान को, सिंध को इख्तियार देता है कि वो एक हाई कोर्ट को दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करें? बिल्कुल करता है। टेम्परेरी हो सकता है? कोई टेम्परेरी नहीं है, मुस्तकिल। मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं सुन लेना, मैं उन्होंने बात कर ली, वो उसी हाई कोर्ट के लिए जज बने तो वो वहां रहना, उनको यहाँ कैसे ला सकते हैं? हलफ तो उन्होंने उस हाई कोर्ट का दिया हुआ है। साहब सुन लेना, सुन ले। आर्टिकल 200 के अंदर 5 सब आर्टिकल्स हैं। अगर आर्टिकल 200 क्लॉज 1 के नीचे जाएंगे तो वो परमानेंट ट्रांसफर होगी। अगर आर्टिकल 200 की क्लॉज 4 जो है, अगर इनिशिएट चीफ जस्टिस करे और उसके अंदर रिक्वेस्ट करे कि मुझे 6 माह के लिए चाहिए, तो वो 6 माह के अंदर है। और उसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी भी हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा सकता है। तो वहां के ऊपर ये है कि आपने अगर उस क्लॉज के अंदर जाके करना है तो आपके टेम्परेरी। दूसरा ये है कि ये आर्टिकल 200 जो है ये 26वीं आईनी तरमीम में पहले भी ऐसे ही था, 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी है, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं आई। तीसरा उस चीज के अंदर यह है कि दुनिया भर के अंदर जितने कॉमन लॉ कंट्रीज हैं उन सारों के अंदर जो है ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर सुपीरियर कोर्ट जो है वो मौजूद है। इंडिया का आर्टिकल 222 है जिसके अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ उनका इंडिया जो है वो उनके चीफ जस्टिस से करके एक जगह से दूसरी जगह कर जाता है। एक इसके अंदर प्रिंसिपल यह है कि जब आप एक हाई कोर्ट से दूसरी जाते हैं तो आपका जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता। जिस दिन आपकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट होती है वही आपकी सीनियरिटी कैरी कर जाती है। अगला उस चीज के अंदर यह है कि अगर पाकिस्तान के 4 चीफ जस्टिस जो है वो बैठ के एक फैसला करते हैं और हम उनको मैलिस पे चले जाएं, या तो यह होता कि उन जजेस का लेटर न गया होता, डेफिनेटली उन जजेस के लेटर को सारे जजेस ने कंसीडर किया होगा। आप पहले पार्लियामेंट को मैलिस पे लेके आ रहे थे, फिर आप 26वीं आईनी तरमीम को, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अब आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने आज एक्सप्रेस किया है ना, उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनके वर्ड्स हैं, उसके अंदर कहीं आपको एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस नजर आई है? और 200 शायद है, हाँ, ये अच्छा हो गया। नहीं, आर्टिकल 200 के नीचे चौधरी साहब किसी जगह एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है। इट इज अ प्योरली अ जुडिशियल मैटर। आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस और प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ स्टेट के तौर पे काम करता है। इसके अंदर कहां आ गया कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व आई है? कहां? अच्छा, अब अगली जो चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो उसके अंदर यह है कि आपका जो अगला प्रोसेस स्टार्ट होना है उसके अंदर बिल्कुल पैनल जाएगा। जो 3 जजेस हैं जो उस सीनियरिटी के अंदर आएंगे वो जुडिशियल कमीशन के अंदर जाएगा। जुडिशियल कमीशन एक फैसला कर लेगा। साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनका कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं। पहले वाले 3 का पैनल भेज देते ना, इनको शामिल करके आप भेज रहे तो ये मेला दूसरी बताए। अब एग्जीक्यूटिव ने नहीं किया तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो तो कोऑर्डिनेटिंग है ना, वो तो क्या मिनिस्ट्री के कहने पे। आप साहब मेरी बात सुने, मैं फिर आपकी कर लूं, फिर आप उसके। अच्छा, मैं ब्रेक ले। अच्छा, लाइव शो है, ब्रेक लेनी जरूरी है। 2 की तरफ छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे हाफ़ साहब ये फरमाइएगा कि जो मामला सेट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि देखें, लाहौर से एक जज लेके आए, फिर सिंध से एक जज लेके आए, फिर कोयटा से एक जज लेके आए जो अभी खुद इडाक हैं और वो अभी परमानेंट नहीं हुए, और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके आए। और रियासत अली आज़ाद साहब का ये कहना है कि बेसिकली नया चीफ जस्टिस लाया जा रहा है यहाँ पे, और जो पुराने जजेस हैं उनकी हक तलफी है। तो अगर अदालत के अंदर ही हक तलफी होगी तो इंसाफ कैसे देंगे जजेस पर? नहीं चोर साहब, बात ये है इस चीज़ के अंदर कि क्या हमारी 2 फेजेस है ना। एक फेज़ वो है जो 22 अक्टूबर के बाद एक जुडिशल कमीशन बना है, उससे पहले भी आ जाए ना। क्या उससे पहले जो सारी अपॉइंटमेंट्स थी वो हैंड पिक नहीं थी? क्या पाकिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस सीनियरिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जाता था? क्या हमें नहीं पता था कि किसने आना है या किसने नहीं आना? क्या हम प्रेडिक्ट नहीं करते थे कि जी सिंध से ये आ रहा है? हमें नहीं पता कि जस्टिस मुनीब जो है उनको किस तरह लेके आया गया और जस्टिस याया अफरीदी को किस तरह पीछे कर दिया गया, या उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट्स के जजेस किस तरह आए? तो ये एक फैक्ट है उस चीज के अंदर जो है। अब अगली रियासत साहब, ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी तो देखे ना। अच्छा साहब, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे बताएं, ये बहुत बुनियादी बात मैं करने लगा हूं। हुकूमत को अदलिया से मसला क्या है?
नहीं, इस काम में हुकूमत है ही नहीं। देखिए ये जो आर्टिकल 200 है, सदर साहब को निजूम आ गया, सदर साहब ने डायरेक्ट जजेस साहब से पूछना शुरू कर दिया कि आप इधर आना चाहते हैं, इसके अंदर आप आना चाहते हैं, आप भाई उनका क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं कि जुडिशरी जो है, मुझे बताएं जुडिशियल कमीशन के अंदर क्या काम है कि वो ये कहे कि इस हाई कोर्ट के अंदर ये पार्लियामेंट खत्म कर दे। पार्लियामेंट का क्या काम है? कानून साजी है ना, और जो कानून साजी करते हैं उसको भी तो माने ना। 26वीं तरमीम में आपने 175 में लिखा है, देखिए चौधरी साहब, सीनियर जजेस में से आपने सुन लेना चौधरी साहब, के अंदर आपको आग लगी कि आपको इमरजेंसी में वो जजेस बुलवाना पड़ गया। कभी ये अदलिया ने कहा कि स्पीकर ये हो, डिप्टी स्पीकर ये हो, कभी अपोजिशन लीडर ये हो, कभी आप अदलिया ने कहा। और भाई एक इदारे की बात है, उस इदारे को चलने कर दिए, इदारा इस मुल्क का है, हम लोगों की शख्सियात की बात नहीं करते, आजाद अदलिया चाहते हैं जिसको लिटा दिया गया है। इतना लंबा आर्गुमेंट न करें। इनका ये आर्गुमेंट था कि जुडिशियल कमीशन के अंदर पॉलिटिशियंस की अक्सरियत हो गई है, लिहाजा अपॉइंटमेंट सारी गलत है, ये आर्गुमेंट था। और जुडिशियल कमीशन के अंदर जुडिशरी जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अब आर्टिकल 200 जो है उसके अंदर किसकी स्ट्रेंथ है? इस सारे प्रोसेस के अंदर एग्जेक्टिव भी नहीं है, एक ही शख्स है ना, प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को उसने डोमिनेट करना है? क्या उसने ये 3 जजेस जो है उन्हें डोमिनेट करना है? अगर ये 4 ये फैसला कर देते कि हमने ट्रांसफर नहीं करनी, तो बात तो जुडिशरी पे आई है ना ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली जुडिशरी के मुताबिक समझते हैं, ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशियल कमीशन है। और अभी आर्टिकल 200 जो है उसके अंदर जुडिशरी की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के 4 चीफ जस्टिस। छोटी सी बात सर, जो डोगर साहब आए हैं आप उनको चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हैं, जिस पे हम चीख चिल्ला रहे हैं, नहीं जुडिशियल कमीशन फैसला करेगा। जूनियर जज और ले आए, हमें कोई एतराज नहीं। चले ये भी मान लेते कि पता चल जाएगा कि ये महिला फाइल तो जुडिशियल कमीशन ने करना है। वो कैसे करना है? इसलिए कि ये 3 जाएंगे वहां एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशियल कमीशन एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी जुडिशरी ने नहीं किया। अगर जुडिशरी की स्ट्रेंथ ने एक फैसला किया है तो मेरी और आपकी ख्वाहिश जो है वो आर्टिकल 26 जो 26 आपको आजाद अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। आप काला खड़े हैं ना, हम तो खड़े हैं की बात करें। जो पहला के इदारे को अदलिया के अंदर आप इंटरफेरेंस करें, आजाद काला कोड इसके अंदर है, अपने आर्टिकल 200 के अंदर है, आर्टिकल 200 के अंदर है, आजाद अदलिया के साथ खड़े होना है। मुझे ये बताएं, इस अदलिया को क्यों उसका सबसे नीचे नंबर? आप साहब एक सेकंड सुने, उनका क्यों नीचे नंबर है? इसलिए कि उनको आपने कभी काम ही नहीं करने दिया। तो सर आज नीचे नंबर हुआ है, देखे ना, और अब तो आप समझ जाए बिल्कुल माइनस में चली जाएगी। आखिर नंबर है ना, तो आप माइनस में चली जाएगी। जवाब अच्छा मीर साहब ये फरमाइएगा, एक परसेप्शन है कि 10 फरवरी को जुडिशियल कमीशन हो रहा है और उसमें जस्टिस आमर फारूक साहब को एलिवेट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नए चीफ जस्टिस की जरूरत पड़ेगी। जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो ज़ाहिर सीनियर मोस्ट हो चुके हैं, वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि सारा खेल जो इसलिए किया जा रहा है कि वहां पे जस्टिस कियानी साहब चीफ जस्टिस ना बन सके। ये देखें, मैं इससे पहले जो जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान में ये जो एलिवेशन का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें बलोचिस्तान के 3 जजेस की एलिवेशन हुई, अभी सिंध से हो चुकी है और KPK से भी कुछ दिन पहले हुई है। ये तमाम इतनी भी एलिवेशन हुई है, इसकी किसी भी जगह से कोई एतराज़ सामने नहीं आया, बल्कि वकला में पजीराई मिली है। पहले एक मखसूस चैम्बरों से लोगों को जजेस लगाया जाता था। पहले जजेस जो थे क्लिफ्टन, डिफेंस, लिबर्टी, गुलबर्ग, इन इलाकों से आते थे। अब ये आम वकला अंदरूनी सिंध से लिए गए हैं, अंदरूनी बलोचिस्तान से जजेस की तैनाती अमल में लाई गई है। यही हाल KPK का है। मुझे समझ नहीं आती है क्यों इसके बदनीति ढूंढ रही चीज में। अभी भी जब जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो 3 का पैनल जाएगा, उसमें जुडिशियल कमीशन जो पाकिस्तान है वो बाकायदा उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको वैल्यूएट करेगा, उनकी इंटीग्रिटी को देखेगा, उनका लीगल एक्यूमेंट देखेगा, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट का चुनाव करेगा। उसमें ये अभी से उसमें बदनीति ढूंढना शुरू कर दिया। 3 का पैनल जाएगा, उसमें बाकायदा इस जो मुशावरत का अमल है इस 26 तरमीम की वसासत से ये बहुत वसी हो चुका है। पहले 2-3 शख्सियात फैसला करते थे, अभी तकरीबन ये मुशावरत का अमल काफी वसी हो चुका है और काफी गौर खोज के बाद जाके फिर ये जजेस की तैनाती अमल में हो रही है। इसलिए वकला की तरफ से मेरे सदर साहब बता दें कि आपने अंदरूनी सिंध से भी कर दिए
है जो आपने रियाजत साहब को वहां पे जज लगाया है, वो पहले हाईकोर्ट के जज बने, वो 1 साल बाद कंफर्म नहीं हुए, 1 साल की उनको एक्सटेंशन दी गई, 2 साल बाद वो फिर कंफर्म नहीं हुए, वो ड्रॉप हो गए, वो मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बने। अब ड्रॉप हुए शख्स को जिसको इसका जवाब उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे कंफर्म जज नहीं किया था, मैं जवाब देता हूं, उनको जज हाई कोर्ट लगा दिया है। मियां साहब इस पे भी आप बात करेंगे, आपने मैं जवाब देता हूं, मैं जुडिशल कमीशन ने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था, आज आपने फिर लगा दिया है बाय विचुआ 26वीं तरमीम जो आप कह रहे कि सिंध से, आज भी उसी तरह अपॉइंटमेंट्स हुई, आज भी उसी तरह भर्तियां हुई, एलिवेशन नहीं हुई। आप आसिम महमूद का, हमारे एक वकील साहब है वो साफी भी, उनका कॉलम पढ़े, उन्होंने तमाम रिलेशन और उनके कंडेंशन जो है वो बता दिए, आप उस कॉलम को पढ़ लेना, फिर आप कहना कि ये बड़े मेरिट पे हुए हैं और आप फरिश्ते हो गए। और पहले मैं कहता हूं ये जो जुडिशल कमीशन बना है ये अदलिया की बर्बादी, इससे बड़ा और कोई हथियार नहीं हो सकता। ये जुडिशल कमीशन वो है जिसने अदलिया की आजादी खत्म कर दी है, अदलिया के अंदर मेरिट खत्म कर दिया है, अदलिया के अंदर तैनातियों का गरक कर दिया। मुझे ब्रेक ले आपकी तरफ बड़ी छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मियां साहब, ये रियासत अली आज़ाद साहब ने वक्फे से पहले कुछ सवाल उठाए थे, इनका ये कहना है कि जुडिशरी के अंदर से मेरिट खत्म होता चला जा रहा है और ये सरीहन खिलाफ वर्जी है मेरिट की भी, आइन की भी, कानून की भी। मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं, मेरिट अपनी जगह मौजूद है, कोई ऐसी बात सामने अभी तक नहीं आई। मैंने अभी भी आपकी खिदमत अर्ज किया कि तीनों सूबों से अच्छी खासी तादाद में एलिवेशन हुई है और तमाम अक्सर बार ने उनको अप्रिशिएट किया वहाँ पर। अगर उसमें मेरिट का फुकदान होता तो अप्रिसिएशन होती। वहाँ पे भी जल्द से जुलूस जैसे अभी एक मखसूस ग्रुप करने जा रहा है, ये किसी जगह भी ना KPK में नज़र आए आपको जल्द से जुलूस, ना बलूचिस्तान में नज़र आए आपको, ना कराची पूरे, ना सिंध में, किसी जगह भी आपको ये जल्द से जुलूस नज़र नहीं आए। ये मखसूस एजेंडा है ऑल पाकिस्तान लॉयर एक्शन कमेटी के नाम से, ये किसी पार्टी का मोटिवेटेड एजेंडा है जिसको लेके चंद लोग आगे चल रहे हैं, वकला साहिबान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इसमें शामिल नहीं है और मेरे ख्याल में ये इसको नहीं होना चाहिए इस तरीके से। ठीक हो। अच्छा आप साहब ये करना चाहूँगा, हमारे मुतलका ये सवाल है, उसमें यह कि वो कह रहे हैं वकला एक्शन, इस्लामाबाद बार काउंसिल वकला एक्शन कमेटी नहीं, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार वकला एक्शन कमेटी नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सारे इलेक्टेड और पूरी हाई कोर्ट की जितनी तीनों बॉडीज हैं तीनों इलेक्टेड हैं और हमने अपने हाई कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। चूंकि वो आइन और कानून की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये जो एजेंडा जिस पे मेरे सदर साहब ने बताया ना, मैं समझता हूं कि वो हुकूमत के साथ जो कर रहे हैं उनके साथ चल रहे हैं, हुकूमत के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, वो गलत है। वो आजाद अदलिया के खिलाफ है, वो आजाद अदलिया के खिलाफ है, वो इस इदारे के खिलाफ है। मैं ये अपने सदर साहब के इस बात से डिसएग्री करता हूं कि आपको तो इदारों के साथ खड़े होना था, आपने तो रोल अपोजिशन का प्ले करना था। आप हुकूमत के साथ चल रहे हैं, ये हमें ये ना आइन की हम किसी पॉलिटिकल पार्टी नो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे मैं आइन के साथ खड़ा हूं, कानून और रूल, मैं आइन के साथ खड़ा हूं, कानून के साथ खड़ा हूं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा हूं। हमने बुलाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बुलाया। हमारा क्या था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का अलग कोर्ट है और आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ है। अच्छा आप साहब ये फरमाइएगा, ये और अदलिया अभी बहुत महफूज हुई है और जिन जजों की आज क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है, कल जब वो फैसला करेंगे तो उस फैसले की क्या हैसियत होगी? देखिए चौर साहब, हमने पिछले 10-12 साल के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। हमने एक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बने हैं, हमने उन्हें भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है। अब आप देखें ना कि उन्होंने आज पूरे पाकिस्तान के सामने ये भी स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि इस फैसले को खुशाइन करा दे। हमें किस पे एतमाद है? ना हम चीफ जस्टिस को मानते हैं, ना हम आइन को मानते हैं, ना हम पार्लियामेंट को मानते हैं, ना पाकिस्तान के जो 3 चीफ जस्टिस हैं उनकी कॉन्स्टेंट को मानते हैं, उनके कॉन्फ्रेंस को मानते हैं, ना उस प्रोसेस को मानते हैं। हम मानते किस चीज़ को हैं? हम मानते इसलिए नहीं है चूंकि इस सारे प्रोसेस से कुछ लोगों को फ़ायदा होना था
जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। किनको फायदा होना सर? फायदा उसके अंदर ये है कि आपको जो एक मूवमेंट नजर आई है, जब हमारी लॉयर्स मूवमेंट चली, उस लॉयर्स मूवमेंट के अंदर आप जरा उन लोगों से पूछें कि किन्होंने एडवांटेज लिए। किन्होंने लिया? वो इन्होंने लिए जो आपके सामने अभी नजर आ रहे हैं। वकला की बात कर रहे हैं, वकला के अंदर है, और जो इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं। नहीं यानी ये नहीं इनको तो ये तो अभी जो है अभी नए आए हैं इस चीज के अंदर, जो है इन्होंने माशाल्लाह स्ट्रगल की है, और ये जो भी है इनका एक राइट है उस चीज के अंदर करें। बट बुनियादी चीज ये है कि आपके अंदर एक लिसनिंग जो है वो कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना। क्या हर मामले के अंदर यही ठीक है? क्या पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे तब भी ठीक है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इस प्रोसेस के अंदर ये हमारे साथ इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर जो है जुडिशियल कमीशन भी बनाया है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस की प्रोसेस भी आई है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी आया है। पीटीआई की बात कर रहे थे, वकला की बात नहीं कर रहे थे मौलाना। नहीं तो जो पीटीआई के वकला है वही तो लीड कर रहे हैं। मुझे आप लिस्ट निकाल लें ना, आप लिस्ट निकाल लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशनर्स कौन है, और आप ये लिस्ट निकाल लें कि वही लोग आपको पार्लियामेंट में भी नजर आएंगे, वही आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आएंगे, और वही लोग जो है आपको लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी नजर आएंगे। ये जर्नली जो है। अच्छा रियासत साहब, ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा उठा के पढ़ रहे हैं? कौन? आप? नहीं, हमारा तो कोई तल्लक ही नहीं। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। बार एसोसिएशन का मैं इनकी बात, मैं असल चोरी साहब बात क्या तल्लक है? असल चोरी साहब एक सुन लेना। नहीं एक सेकंड, मैंने आपकी बात क्योंकि उन्होंने नहीं, मैंने कह दिया कि आप हमारा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हम आइन और कानून और काले कोर्ट के साथ है, और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के साथ। नहीं मुझे एक बताएं, अगर हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं तो हमें किसी एक इदारे को तो मान लेना चाहिए ना। क्या हम इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है, जिसके ऊपर किसी को कोई नहीं है, हमने उसको भी कह रहे हम नहीं मानते, और उसको बार बार कह रहे थे कि तू फुल कोर्ट की तरफ जाए। इनका फुल कोर्ट का मुतालबा पाकिस्तान के किस आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है? नंबर 2 जो है, किस आइन और कानून के अंदर यह लिखा हुआ है कि जुडिशियल कमीशन को बाईपास करके इनकी जो चॉइसेस हैं उनको आप इलेक्ट करें या सिलेक्ट करें? एक नहीं अच्छा लगता ना। और मैलिस ऑफ लॉ ना पार्लियामेंट में आ सकता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ सकता है। मंसूर अली शाह को मंसूर अली शाह बने दिया, इसलिए हम मंसूर अली शाह का नाम कंसीडर नहीं हुआ। वो जो 26वीं तरमीम है वो आइन से मुतसादिम है। जितनी देर तक नंबर 1 ने आर्टिकल 8 227 सुन लेना, चौधरी साहब सुन लेना, जितनी देर तक उससे मुतसादिम है, इस वजह से हम उसके खिलाफ हैं, इसलिए हम उसको नहीं मानते। चीफ जस्टिस आज भी मंसूर अली शाह 96 चौधरी साहब जितनी देर तक हम पर्सनैलिटी से, अब वो आपने 2 नंबरी करके वारदात डाल के, आपने मैं हुकूमत की जिन्होंने वारदात डाल के जितनी देर तक चौधरी साहब का रास्ता रोका है, ये जजेस आर्टिकल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से निकल के इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। और जब भी हमने किसी इंडिविजुअल को फॉलो किया इस जुडिशियल फॉर्म के अंदर, वो या लॉयर्स के खिलाफ गया है या इस सिस्टम के खिलाफ गया है, ठीक हो गया। उसकी आप परफॉर्मेंस देख लेना। तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हो, तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार ख्वाजा। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। क्या ये वाकई एक्टिव हो रहे हैं, या फिर एक बस आज का एक इजलास था और उसके बाद दोबारा वो फिर सन्नाटे में चले जाएंगे? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और आज बड़े अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने MPS के साथ और MNS के साथ मुलाकात की। जाती उमरा के अंदर मुलाकात हुई, जिसमें रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, वजीराबाद, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के पंजाब असम्बली के अरकान मौजूद थे। और ऐसा महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। अब सवाल वो है कि क्या वाकई मियां साहब एक्टिव हो गए हैं, या फिर ये एक पहली और आखिरी मुलाकात थी? तो मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, मियां नवाज शरीफ साहब ने अब जाहिर है पॉलिटिकल एक्टिविटी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इससे वो जो डैमेज हुआ है आपकी पार्टी का, वो कंट्रोल हो सकेगा? देखिए चौधरी साहब, जहां तक पार्टी डैमेज कंट्रोल की बात है तो उसको टाइम लगेगा, मगर हो सकता है। नवाज शरीफ साहब के एक्टिव होने से और हकायक कौम तक पहुंचाने से चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। वो किस तरह? देखिए, जहां तक हमें गैर मकबूलियत या गैर मकबूल होने का तल्लक है,
वो यकीनन 18 माह की हुकूमत जो हमने ली थी उससे शुरू हुआ और आज तक वो रहा है। हाँ, 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए थे तो उससे जो वो डैमेज हम हुए थे पॉपुलैरिटी के हवाले से 18 माह में, वो कवर हो गया था नवाज शरीफ साहब के आने से और उनके लोगों को झलक नजर आने से। अब लोगों को तवक्कुआत भी थी, लोगों को ख्वाहिशात भी थी, लोगों की जरूरत भी थी कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो उनको रिलीफ मिलेगा। मगर बदकिस्मती एक लंबी कहानी है कि 21 अक्टूबर के बाद जिस तरह फिर डिज़ाइन चीज़ें की गई, सहूलतकारी हुई, वो आज तक उसी तरह जारी है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज अगर नवाज शरीफ हकीकत बयान कर दें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आज 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा PTI को अक्सरियत दी गई और वो बैठे हैं वहाँ, तो उसकी हकीकत क्या है, वो फॉर्म 47 की पैदावार है या नहीं। वो इस तरह कि आप मुझे ये किसी से पूछ के भी बता दें, मैं तो अर्ज करने लगा हूँ कि 8 फरवरी के दिन 5 बजे पोलिंग स्टेशनों पे उनके मुसल्ला लोगों ने हर पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर लिया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस में 5:30 बजे वो कब्जा कर चुके थे और वहां अनाउंस कर रहे थे अपनी जीत का। तो जो सरकारी मुलाजम थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, बहुत सौ ने उनसे खौफ में आके वो अनाउंसमेंट भी की। मगर मैं आज भी ये कहता हूं कि उनकी सहूलतकारी कोई ना कोई जगह से हो रही थी। वो फैज़याब हुए लोग थे, जिस तरह के शोहपुरा में भी उस दिन कुछ जगहों पे अनाउंसमेंट जो करवाई गई PTI के लोगों की। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिस तरह के उनका मुतालबा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, तो सूबाई हुकूमत पंजाब भी को भी कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट चीज़ों को करवाएं जो यहाँ किया गया और जो खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा मीर साहब, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डैमेज किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तो ये कैसी सहूलतकारी है आपके खिलाफ और कैसा ये डैमेज है कि पंजाब के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर फिर आपकी गवर्नमेंट है, तो ये सहूलतकारी तो ऐसा होता है अच्छी सहूलतकारी हुई ना, जैसे दाग अच्छे होते हैं, बिल्कुल ये सहूलतकारी भी आपके लिए बड़ी अच्छी है कि पंजाब आपके पास है, पूरा वफाक आपके पास है। बड़ी अच्छी बात की चॉइस साहब आपने, मगर मुझे ये भी कहने की फिर इजाजत दे दे कि ये कैसी PTI दुश्मनी थी कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको 2/3 से ज्यादा अक्सरियत दे दी गई। ये कैसी सहूलतकारी थी, सहूलतकारी नहीं थी और हमें सहूलतकारी दी जा रही थी कि हमारी सेफ सीटें, हमारे जो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी सीटें उनको तीसरे दिन हरवानी पड़ी थी कम करने के लिए, वो भी सीटें हमसे छीन ली गई। ये कैसी हमें फेवर दी जा रही थी। और मैं ये देखें आज क्योंकि कुछ चीज़ें बातें ऐसी हो रही हैं जो कि मैंने भी कहा था कि 8 फरवरी को हम शोहपुरा में एहतजाजी जलसा रखेंगे और 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ वो हम बताएंगे। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि जब मैंने ये बात कहनी शुरू की थी तो अदारे के अंदर से एक कमेटी बना दी गई और इंतहाई काबिल इज्जत जनरल नदीम अंजम साहब ने वो कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने मेरे जो भी शिकायत इल्जामात थे वो सच साबित हुए और मुझे कहा गया कि इसका मुताबा होगा, जिन लोगों ने आपसे ज्यादती शोहपुरा में की है उनके खिलाफ एक्शन होगा। 1 साल पूरा होने को है मगर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो ट्रांसफर भी नहीं हुए। किसने कहा था ये मियां साहब, किसने आपके साथ वादा किया था? ये मैं अदारे की बात कर रहा हूँ। अदारे के लोग मेरे से मिले थे, अदारे के लोगों को सबूत दिए थे, अदारे के लोगों ने जो कमेटी बनी थी उन लोगों ने खुद से भी इन्वेस्टिगेट किया था। एक गोल्ड का, मंशियात का, लैंड माफिया, एक स्मगलर जो था उसका किससे तल्लुक था
और उसका कितना पैसा लगा, वो सारा सबूत के साथ मैंने भी दिया और उन्होंने खुद भी सबूत इकट्ठे किए। उस स्मगलर को उन्होंने गिरफ्तार भी किया और उस स्मगलर ने वो उन चीजों का इतराफ भी किया, मगर आज तक उसका तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने ये जलसा 8 फरवरी 2025 का महज इसलिए मुलतवी कर दिया कि जो लोग 8 फरवरी 2025 को यौम सियाह मनाने की बात करते हैं, जो रियासत को दबाव में लाकर, रियासती इदारों को दबाव में लाकर ब्लैकमेल करके वो जो उन्होंने फेल किया अदारे के अंदर बगावत का, या 9-10 मई या 26 नवंबर किया, उससे वो खिड़की खुली रखना चाहते हैं। तो मैंने अपनी कॉल शोहुपुरा वाली वापस महज इसलिए ले ली कि हमें उनसे मत जोड़ा जाए जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं या आलमी कुव्वतों को पाकिस्तान। अच्छा, वैसे मेरे से ये फरमाइएगा कि ये मियां नवाशी साहब खामोश क्यों हैं, वो साइड पे क्यों हो गए? कहीं उनका दिल तो टूट नहीं गया, या वो समझते हैं कि अब मुझे सियासत नहीं करनी चाहिए, या वो फील करते हैं कि उनके अपने लोगों ने उनके साथ धोखा किया है? तो सब बात तो ये है कि धोखा किसी ने दिया या नहीं ये तो नहीं मैं कह सकता, मगर ये जरूर कहूंगा कि जमात के अंदर हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है। मुख्तलिफ पॉलिसी बनती रही और टूटती रही, कोई पॉलिसी जो है किसी की मफाहमती या किसी की ऐसी पॉलिसी जिससे जमात गैर मकबूल बना दी गई या हो गई, मगर ये ज़रूर है कि रियासत को टेक देने के लिए उनकी गुड फेथ, गुड अप्रोच से उन्होंने किया होगा, मगर रियासत को जितनी बड़ी हमने कुर्बानी दी उतना फ़ायदा रियासत को मिला नहीं है। तो मेरा उस वक्त भी ये कहना था, आज भी ये कहना है कि अगर हम 4-6 माह इंतज़ार कर लेते या वो 18 माह की हुकूमत ना बनाते तो रियासत को यकीनन नुकसान पहुंच रहा था, मगर जितना डैमेज उसने किया और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना लिया, दुनिया में लोगों को पाकिस्तान की जो पोजीशन खराब कर दी, वो नहीं वो कर सकता था। आज वो बंदा जीरो पे खड़ा होता और पूरी कौम यकसुई से अदारों के साथ भी खड़ी होती और नवाज शरीफ के पीछे भी खड़ी होती, जिन्होंने आइन कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की थी। तो वो मेरी राय है, कोई उसको माने या ना माने, मगर मेरी राय में अगर हम वो नुकसान कम था, आज नुकसान ज्यादा हुआ है। ठीक। अच्छा मेरे साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा, कहीं पार्टी आपके साथ नाराज तो नहीं है क्योंकि आप अब पार्टी के सर्कल में किसी जगह नजर नहीं आते, या आपको इनवाइट नहीं किया जाता, या आप खुद नहीं जाना चाहते? कोई नाराजगी चल रही है पार्टी के साथ आपकी? देखें, जमात से राय मुख्तलिफ इख्तिलाफ राय होता रहता है। मैं चौधरी साहब एक चीज आपको जरूर बता दूं, मैं नवाज शरीफ के नजरिए को ज्वाइन करने वाला हूं। मैंने नवाज शरीफ के साथ खड़े 40 साल गुजारे हैं। मैं नवाज शरीफ को अल्लाह सेहत वाली दराजी उम्र दे, अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहूंगा, और यही मेरा सियासत करने का भी यही मेरा नजरिया, सोच, फिक्र मैंने उनसे ही सीखा है, तो उसी पे चल रहा हूं, कोई राजी हो कोई नाराज हो। ठीक हो गया मेरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।